हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी कलम अपनी आवाज़ के साथ पिछले वीडियो में हमने बात की भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, वर्ण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण क्या है, व्याकरण किससे बना है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो व्याकरण जो है वो ऐसे बना है, वी धन आ धन करण, वी धन आ धन करण। और इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें व्याकरण का क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार से समझना या भली भांति समझना। व्याकरण में शाब्दिक अर्थ हो गया भली भांति समझना, अच्छे प्रकार से समझना। व्याकरण हमें तीन बातों की जानकारी प्रदान करती है। व्याकरण हमें तीन बातों की जानकारी प्रदान करती है। कौन कौन सी होती है बातें? पहली है शुद्ध उच्चारण। पहली कौन सी है? शुद्ध उच्चारण। दूसरी है शुद्ध लेखन और तीसरी है शुद्ध प्रयोग। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध लेखन कर सकते हैं और उसका शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बन जाती है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग हमें प्राप्त होता है, वही व्याकरण कहलाता है। अब हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के तीन अंग होते हैं मुख्य, वो होते हैं, पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। व्याकरण के तीन अंग होते हैं और हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए हम तीन प्रकार से इनको बांट कर पढ़ेंगे। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार का। पहला टॉपिक क्या है? वर्ण विचार का। शुरू करते हैं वर्ण विचार कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विचार की, वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार वही बात होगी जो भाषा व्याकरण की परिभाषा थी, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। वह भाषा के जो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है, वो व्याकरण कहलाती है। उसी प्रकार जो वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध लेखन और वर्णों के शुद्ध प्रयोग का जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, तो वो कौन सा कहलाता है? वर्ण विचार। दोस्तों, भाषा के जो तीन अंग हैं, शब्द, वाक्य और वर्ण। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाक्य सबसे बड़ा कौन सा है, इसका अंग वाक्य। उसके बाद कौन सा है? शब्द और उसके बाद कौन सा है? वर्ण। वाक्य शब्दों के साथ वियोग से मिलकर बना होता है। वाक्य जो होता है शब्दों के साथ वियोग से मिलकर बना होता है और शब्द जो होते हैं वो वर्णों के साथ वियोग से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वर्ण कहाँ से आया, वर्ण कैसे बनते हैं? तो वर्ण बनते हैं ध्वनि से। वर्ण किससे बनते हैं? ध्वनि से। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अब मैं बोलूं ऐ, मैं बोलूं ऐ, तो ये आवाज निकल रही है, वो क्या कहलाती है? ध्वनि। लेकिन इस ऐ को अगर मैं लिख दूं, इस ऐ को मैं अगर लिख दूं, तो वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, मौखिक जो रहता है वो तो कहलाता है ध्वनि, लेकिन उसी ध्वनि को हम जब लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ण। अब हम बात करते हैं, एक कंफ्यूज रहता है कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है और अक्षर क्या है। ध्वनि की और वर्ण की हमने बात कर ली कि ध्वनि जो मौखिक भाषा का जो मौखिक है अंग कहलाता है, सबसे छोटा अंग मौखिक में होता है, वो कहलाता है ध्वनि। फिर उसी को लिख देते हैं तो वर्ण बन जाता है। अब हम बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या है? सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी वर्ण अक्षर होते हैं। मैं कहूं क, तो ये वर्ण भी है और क्या है? अक्षर भी है।
लेकिन अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर उस वर्ण को भी कह सकते हैं और उस शब्द को भी कह सकते हैं जिस शब्द में एक ही लय हो, उतार चढ़ाव नहीं हो। नाद सौंदर्य की बात करें तो एक समान लय के साथ बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ राम, नाम, काम, ये जो शब्द हैं जिसमें एक ही लय के साथ बोलते हैं उनको हम अक्षर भी कह सकते हैं। और इनको हम वर्ण नहीं कह सकते। राम, काम, नाम जो भी है इनको वर्ण नहीं कह सकते। ये एक शब्द है, सार्थक शब्द है, लेकिन इनको अक्षर कह सकते हैं और जितने भी वर्ण हैं उनको भी अक्षर कह सकते हैं। तो अब देखते हैं परीक्षा में तो किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वर्ण विचार से संबंधित। पहला है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन आगे वर्ण, ध्वनि, दोनों या कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगी सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी? हमने बात की ध्वनि की। कौन सी होगी? ध्वनि की। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये तो थी मौखिक, और ये कौन सी है? लिखित इकाई। तो सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो गई? ध्वनि से क्या बनता है? जो हम ध्वनि को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण। तो सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब हम बात करते हैं, हमारे ऑप्शन आ गया, पहला आ गया वर्ण, दूसरा आ गया ध्वनि, तीसरा आ गया दोनों, और चौथा आ गया कोई नहीं। तो अब बताओ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई तो वैसे ध्वनि भी होती है, वर्ण भी होती है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना है? दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा सबसे छोटी इकाई क्या करना है? वर्ण ही करना है। अगर आपको साफ दे कि मौखिक इकाई कौन सी सबसे छोटी, तो ध्वनि करना है, वरना क्या करना है? वर्ण। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? इकाई कितनी होती है? वर्ण विचार, वाक्य शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण तो सबसे छोटी होगी, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए सबसे छोटी इकाई हम बात करें सार्थक इकाई की तो क्या हो जाएगी? शब्द। सबसे सार्थक छोटी इकाई कौन सी होगी? शब्द। अब हम बात करते हैं वर्ण की सटीक परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको और विभाजित नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और विभाजित नहीं कर सकती वह वर्ण कहलाती है। अब हम बात करते हैं वर्ण के भेद की। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उनके प्रकार देखते हैं। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर की हम परिभाषा की बात करें तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी रुकावट के सीधे वाग यंत्र से बाहर निकल जाती है। जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु जो है मुख में बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकल जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। एक सरल परिभाषा की बात करें तो हम कहें कि स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो कहलाते हैं स्वर। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं? स्वरों को भी हम दो प्रकार से बांटते हैं। स्वर के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लघु, या हम कहें विश्व, या हम कहें एक मात्रिक। एक ही नाम है, लघु स्वर कह दो, ह्रस्व स्वर कह दो, या एक मात्रिक स्वर कह दो। विश्व स्वर जो है वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 4। ये कितने होते हैं? विश्व स्वर। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या? मूल स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? विश्व का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या मतलब होता है? छोटा। 4 स्वर छोटे होते हैं। कौन कौन से? ए, ई,
उ और री, ये 4 विश्व स्वर हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों के दूसरा प्रकार जो है वो होता है लघु को हम विलोम शब्द कहें तो कहते हैं गुरु, या हम इसी का विश्व का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है दीर्घ, और एक मात्रिक है तो ये हो जाएगा द्विमात्रिक। दीर्घ का मतलब क्या हो गया बड़ा। तो स्वर कितने होते हैं 11, 11 में से ऋस्व स्वर कितने हैं 4, तो अब 11 में से 4 घटाओ बचे कितने 7, दीर्घ स्वर कितने हो गए 7। अब ये कौन कौन से हैं पहला, अब ये जो 4 हैं इनके अलावा जो स्वर बचे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे दीर्घ, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये है 7 दीर्घ स्वर, ये 7 हैं दीर्घ स्वर। इन 7 में से ये जो 4 हैं अंतिम, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ये जो ए है और ओ है ये गुण संधि में बनते हैं, और ऐ और जो औ है ये वर्धी संधि में बनते हैं, जो हम बात करेंगे वर्धी संधि में, संधि पढ़ेंगे तब। तो ये तो हो गई स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं 11। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, विश्व और दीर्घ। विश्व स्वर 4 होते हैं ऐ ई उ री, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ। ये हो गए स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन वाणी की। इससे पहले मैंने बात की स्वर किसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु है जो प्राण वायु है वो बिना किसी रुकावट के सीधे मुख से बाहर निकल जाती है, और जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो स्वर कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत व्यंजन वर्ण की परिभाषा होती है। व्यंजन किसे कहते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख में रुकावट के बाद या कहीं स्पर्श के बाद बाहर निकलती है, या हम सरल परिभाषा की बात करें तो जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण अकेले नहीं होता है, इनका उच्चारण करते समय हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन हमेशा ऐसे लिखते हैं जिसको पूरा बनाने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हम इसमें स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला कौन सा है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और अंतिम है तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जो क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ कौन से होते हैं, जो ये रे ल और व, ये जो है ये कौन से वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतिम है ऊष्म। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं स, श, श और है। ये हो गई ऊष्म व्यंजन। तो कितने हो गए व्यंजन, कितने होते हैं आप बात करें तो कैसे मतलब कितने हो गए 5 × 5 क च त त प, ये 5 पंक्तियां होती है, इसमें 5 वर्ण कितने हो गए 25। ये कितने हो गए 4 और ये 4। तो व्यंजन कितने हो गए कुल 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो व्यंजन हो गए 33। अब हम बात करें कि वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर कितने हैं 11 और व्यंजन कितने हैं 33। कुल कितने हो गए 44। वर्ण कितने होते हैं परीक्षा में आ जाए तो कितने होते हैं 44। लेकिन परीक्षा में आ जाए कि कुल वर्ण कितने होते हैं, ये तो इतने सीधे आए कितने वर्ण होते हैं तो कितने करने हैं 44। लेकिन आप ऐसे पूछिए कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो दोस्तों कुल वर्ण होते हैं 52। अब ये कौन से बच गए, ये 8 वर्ण कौन से बच गए, तो हम इन्हीं की बात करते हैं। परीक्षा में आए कि वर्ण कितने होते हैं तो आपको करने हैं, अगर 44 है तो पहले 44। लेकिन परीक्षा में ऐसे आ जाए कि कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण
कितने दे दो, कितने करने हैं 52। तो 52 कौन कौन से होते हैं? 11 और 33 तो हो गए 44 ये वर्ड। अब ये 52 कैसे हो गए? 8 कहां से बचे? तो हम देखते हैं 4 वर्ड जो आपने देखे होंगे, श, क, ज और ये श। ये 4 वर्ण जो होते हैं इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों कहते हैं? ये दो वर्ण से मिलकर बने होते हैं। ये कौन कौन से वर्ण से मिलकर बने होते हैं? तो हम देखते हैं क्ष जो होता है वो होता है क, श, और स्वर तो सब में रहता है ये उच्चारण के लिए। तो क, श और अ इनसे मिलकर बना होता है क्ष। ये होता है त्र, ये बना होता है त, र, अ। ये जो वर्ण है, ये जो व्यंजन है, ये किस किस से बना होता है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सबके होता है। हम उच्चारण में इसको कहते हैं गे, लेकिन ये उच्चारण शुद्ध उच्चारण क्या होता है इसका? जे। ये बना होता है ये तो ज, ये इनसे भी बना होता है इज्जत। अब हम बात करते हैं स की। ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है स, र और अ। तो ये 4 जो होते हैं संयुक्त वर्ण। ग्यारह और 33 44 44 4 48। अब हम बात करते हैं अगले। 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार का ये चिन्ह होता है और विसर्ग का ये। तो 2 हो गए और 48 और 2 50। इनके बाद 2 वर्ण होते हैं उत्क्षिप्त। कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ड और एक होता है ढ, जो हम काम लेते हैं सड़क आदि में, है ना। तो होता है ड और ये होता है ढ। कैवल्य का जो आता है 5वां वर्ण वो होता है अंगय। क्या होता है? अंगय। लेकिन ये क्या है? ड। इसका उच्चारण होता है अंगय, ये होता है ड। तो ये 2 वर्ण और जोड़ते हैं, कितने हो गए? हम बात कर रहे थे 11 स्वर 33 व्यंजन 44 44 से 48 48 और 2 50 और 50 और 2 कितने हो गए? 52। कुल वर्ण कितने हो गए? 52। परीक्षा में से पूछे कि वर्ण कितने होते हैं तो करनी है 44 और ऐसे आए कुल वर्ण कितने होते हैं तो 52। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ण विचार। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे अगले वीडियो की सूचना तुरंत आपके पास से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।